हम लोग जो है वेक्टर चैप्टर से कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, जिससे आपका पूरा वेक्टर जो है रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। देखो, दो तरीके से हम उसको बनाएंगे। एक तो जो आपका पूरा जो स्टेप बाय स्टेप होता है उस तरीके से भी बनाएंगे, प्लस में आपका एक एनालिटिक मेथड लगा के भी आप क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर वेक्टर p प्लस वेक्टर q को हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट में वेक्टर r मिलता है। और एक और कंडीशन वहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हमारा वेक्टर p का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q को हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, डायरेक्ट आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। तो इस कंडीशन पे आपका पूछा जा रहा है कि देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप जरा ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ देखो, वेक्टर p प्लस वेक्टर q को जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर r मिलता है। इसका मतलब ये बात तो हमको समझ में आ गया कि दो वेक्टर को क्या करा गया है, ऐड करा गया है। ठीक है, इन दोनों वेक्टर को क्या करा गया है, ऐड करा गया। अगर ऐड करते हैं तो हम जानते हैं कि रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला r इक्वल टू क्या होगा जरा बताना। ठीक है, तो r इक्वल टू होता है हमारा, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर क्या है ना, पी स्क्वायर। अगर पी और क्यू है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो थीटा दिख रहा है वो थीटा हमारा पी क्यू के बीच का एंगल ही तो है, यही अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब पहले क्या होता था कि नॉर्मल क्वेश्चन आप देखोगे तो नॉर्मल क्वेश्चन ये आता है कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया, उसका एंगल दे दिया, और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कितना होगा। आज जो है उल्टा है, हमारा क्या पूछ रहा है, अपने को थीटा ही पूछ रहा है ना। तो एक अगर थीटा पूछ रहा है तो ध्यान दो यहाँ पे आर के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होना चाहिए, तभी आपका थीटा पता चलेगा। अगर लेफ्ट साइड के बारे में जानकारी है तो राइट साइड निकलेगा, राइट साइड के बारे में जानकारी है तो लेफ्ट साइड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जब हम क्वेश्चन को देख रहे हैं तो क्वेश्चन में ये चीज लिखा हुआ है कि P और Q का जब हम मॉड लेके डायरेक्ट जोड़ते हैं तो R के बराबर आ जाता है, R की इक्वल आ जाता है। मतलब कि यहाँ पे देखो यही हमारा तो R का मॉड है, तो ये भी एक तरीका होता है लिखने का, ये भी तरीका है। तो इसके जगह पे क्या हम P प्लस क्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो जवाब है बिल्कुल लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, P प्लस क्यू, मॉड से लिखिए या ऐसे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर आपका एड्रेस ऐसे ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा, पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बस हो गया काम, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में रूट हटाओगे तो रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाता है, तो इधर आ जाएगा आपका p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट, है ना, रूट अंडर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, सॉरी रूट तो हट गया यहाँ पे, है ना, रूट स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप ले लेते हैं ना, क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्क्वायर कर दे रहे हो तो क्या होगा, ये रूट आपका हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो भाई, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके अगर पैटर्न पे हम देखें तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू पी क्यू कॉस, सॉरी, है ना, टू पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली आप देखो, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर आपका हो जाएगा माइनस, जब इधर लाओगे तो माइनस होकर हट जाएगा। हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये नॉर्मल है, आप जो है कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये तो था नहीं, यहाँ पे देखो टू पी क्यू भी कट जाएगा आपका, है ना, जब ये कट जाएगा तो इधर जो बचेगा वो बचेगा क्या हमारा, इधर आपका क्या बच जाएगा, तो इधर बचेगा कितना,
1, है ना। इधर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। हम 1 को क्या कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस कितना 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो सकता है कॉस थीटा। तो यहाँ से आप देखो कॉस से कॉस हटा दो इन्वर्स लेके, तो फाइनली आंसर जो है हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ गया वेक्टर पी और क्यू के बीच का एंगल 0 डिग्री। ठीक है, तो ये तो पूरा था हमारा कि कैलकुलेशन वाइज की कैसे हम करते हैं। आप इसको चाहते तो आप एनालाइज करके भी उसका डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। ठीक है, कैसे, तो आप जो है कंडीशन पर, ये तो बात तो समझ में आ गया तो कि ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन को समझने का ट्राई कीजिए। ये जो है कंडीशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वेक्टर पी और वेक्टर क्यू को जो हम सिंपली ऐड करते हैं मैग्नीट्यूड को, तो क्या आ जाता है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो वेक्टर में तो हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, ये तब होता है दो वेक्टर आपका सिंपली अलजेब्रिकली तब जुड़ता है जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपका मान लीजिए 3 है, एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है, उसका रिजल्टेंट 7 किस कंडीशन पे आएगा, तो 3 + 4 जो है 7 इस कंडीशन पे आएगा कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए 0 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे तो वही कंडीशन था। ठीक है, यहाँ पे वही कंडीशन ये लगाया हुआ है कि दोनों का मैग्नीट्यूड हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाता है। इसका मतलब है कि दोनों के आपस का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए था, तब ये ऐड होके डायरेक्ट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप बोल सकते थे कि सर थीटा इक्वल टू आपका क्या आएगा 0 डिग्री, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी ये स्टार्टिंग है। तो आप जो है नॉर्मली जो आप कैलकुलेशन कर सकते हो वो करो, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते आपका ये भी आ जाएगा कि आप देख के भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे सामने क्या आ रहा है, वो है कि इफ mod of vector p plus vector q equal to mod of vector p minus vector q, then what is the angle between vector p and q। तो फिर से दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, कैलकुलेट करना है, जिसके लिए कंडीशन ये है कि दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो उसका मॉड, ठीक है, उसी दो वेक्टर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका मॉड मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। मतलब ऐड करने पे भी उतना ही रिजल्ट आता है जितना सब्ट्रैक्ट करने पे आता है। ठीक है, तो आप बताइए एंगल कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो लिखा हुआ है जो कंडीशन है उसी पे काम आप करिए। दो वेक्टर के एडिशन ऐड करने पे जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो लिखिए, माइनस करने पे जो आता है वो लिखिए, दोनों को इक्वल कीजिए और वहां से देखिए थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है। तो अगर हम इसका सोल्यूशन करें तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आएगा कि p + q को हम ऐड कर रहे हैं तो उसका मॉड, तो इसका मॉड होता है रूट अंडर क्या लिखोगे आप यहाँ पे बताओ, यहाँ पे लिखोगे p² + q² + 2pq cos थीटा, क्या आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपका माइनस करोगे तो माइनस के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या आ जाएगा p² + q² प्लस माइनस 2pq cos थीटा। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये बात समझना था कि ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। बस अब नॉर्मल कैलकुलेशन है तो अंडर 10 आप ये सब करके आ चुके हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो रूट हटाना है तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो ये सब लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करो। तो यहाँ पे हो जाएगा p² + q² प्लस 2pq cos थीटा। यहाँ पे आ जाएगा आपका p² + q² प्लस माइनस 2pq cos थीटा। ठीक है, अगर आप इस p को इस साइड लाते हो, है ना, फिर इस q को उस साइड लाते हो तो माइनस होके आपका कट जाएगा। अगर इसको आप इधर लेते हो तो इधर आपका जो है 0 बचेगा और इधर आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे जो है इसको काट दीजिए, ये कट गया आपका माइनस होके, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, प्लस में यहाँ पे जो आपका क्या है
कि जब ये इधर आएगा तो आपका कितना आएगा, 4 टाइम्स ये हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पे ये डायरेक्ट काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो 4 टाइम्स पी क्यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, इधर क्या बचा जीरो। अब यहाँ पे देखो ये टर्म अपने को हटाना है तो इस टर्म को इस साइड भेज दो, तो ये जैसे ही भेज दोगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आपका जीरो हो जाएगा। और जीरो को आप क्या लिख सकते हो, तो हम जीरो को 90 कॉस में लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉस 90 जो होता है वो जीरो होता है, जो साइन जीरो होगा वही कॉस 90 होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस कितना 90 डिग्री, तो यहाँ से कॉस हट जाएगा, तो फाइनल आंसर जो हमारे हाथ लगेगा ये लगेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे, जो कहा गया उसी को बात मान के जो अपना कॉन्सेप्ट है वो लगा लेते, तो फाइनल कैलकुलेशन करते तक आंसर तक पहुँच जाते हैं ना। घबराना नहीं है कि क्या करें नहीं करें, आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तब भी ठीक है, नहीं आएगा तब भी ठीक है। आप एक बार कोशिश तो करो उसको करने का, ठीक है, बाद में देखेंगे। ठीक, अब ये था आपका पूरा जो एक्सप्लेन करके बताया गया। अब चाहे तो हम इसको एनालिटिक मेथड से आराम से कर सकते हैं। एनालिटिक मेथड में क्या करते हैं हम, कि यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कंडीशन को पहचानते हैं कि इसका क्या कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको कंडीशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोल रहा है कि माइनस करने पे और प्लस करने पे जो मैग्नीट्यूड होता है रिजल्टेंट का वो सेम होता है। अब जरा ध्यान से दोनों फार्मूला को अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इस वाले को जब ऐड करते तब और सब्ट्रैक्ट करते हैं तब, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ तो कॉमन है आपका, ये चीज़ क्या है हमारा, ये चीज़ जो है दोनों में कॉमन है। अब इसी चीज़ में ये वाला टर्म जो है ना, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म यहाँ पे प्लस हो रहा है और ये वाला टर्म यहाँ पे माइनस हो रहा है ना। तो अगर ये टर्म इसमें प्लस हो और ये टर्म इसमें माइनस हो तो ये कभी भी इक्वल तो होने नहीं देगा। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस टर्म को हटाना पड़ेगा। अगर ये टर्म हट जाए, ये दोनों टर्म ऐड होने वाला और सब्ट्रैक्ट होने वाला है ना, माइनस होने वाला, तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो ये हटेगा कैसे, ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा, अगर हमारा कॉस जीरो हो जाए तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा दोनों साइड, तो ये आपका हट जाएगा। अब कॉस जीरो कितना पे होता है, ये जो है हमारा कॉस को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो करना पड़ेगा। और कॉस जीरो कितना होता है, तो सब बोलोगे सर थीटा आप क्या कर दो 90 डिग्री पुट कर दो। अगर आप थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पुट कर देते हो तो ये वाला जो आपका टर्म है ये जीरो हो जाएगा, ये वाला भी टर्म जीरो हो जाएगा, तो इधर का और इधर का मॉड जो है हमारा सेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देखोगे थीटा का वैल्यू जब आप कितना रख दिए हुए थे 90 रखे तो आपका ये आंसर आया है। इसका मतलब है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट है हमारा, हमारे सामने क्वेश्चन है ये कि कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन बी इक्वल टू, यहाँ पे जो है ना पाँच छः हमको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, एक दो तीन चार पांच ऑप्शन है हमारे पास। कितना ऑप्शन है, पांच ऑप्शन है। पांच ऑप्शन में पूछ रहा है कि बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट जो है 10 का और 4 का कौन कौन रिजल्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो देखो जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो एक रेंज में आता है, जबकि स्केलर को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारा एक ही आता है ना, एक आपका फिक्स जो है रिजल्ट आता है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, रेंज में आता है। रेंज क्या होता है, तो आप एडिशन वाले में पढ़ चुके हुए थे कि दो वेक्टर का रेंज कैसे निकलेगा, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आप देखिए कि क्या जो है रिजल्ट उसके अलावा कहीं तो बाहर नहीं जा रहा है, उसी बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो वो पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। ठीक है, कि आर का जो फॉर्मूला होता है, आर का जो फॉर्मूला होता है वो रूट क्या होता है हमारा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉस थीटा का जो देखोगे वो फंक्शन हो जाएगा आर, तो कॉस थीटा के वैरी करने से हमारा आर वैरी करेगा। तो जब जब कॉस थीटा हमारा मैक्सिमम होगा रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, जब जब कॉस थीटा हमारा मिनिमम होगा आर हमारा मिनिमम होगा। और ये हम कैलकुलेट भी कर चुके थे कि आर मैक्सिमम जो होता है वो 0 डिग्री पे आता है और ये कितने के इक्वल होता है, तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड को आप क्या करोगे
ऐड कर दोगे, ठीक है, मिनिमम के लिए। ये कंडीशन कितने के लिए है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए, ठीक है। अगर आपको आर मिनिमम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए माइनस बी कर दीजिए। यहाँ पे जो बड़ा होगा उसको माइनस कर देना है, ठीक है, छोटे वाले को उसमें से, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता है। और ये कंडीशन जो होता है कितना पे होता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे। तो आप देखो यहाँ पे दो शब्द बता रहे हो कि मैक्सिमम और मिनिमम, तो कहीं ना कहीं आप क्या बता रहे हो, रेंज बता रहे हो कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट का जो रेंज होगा वो इसी दोनों के बीच में आएगा। तब जैसा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन और 6 न्यूटन का रिजल्टेंट क्या क्या हो सकता है। तो आप देखो, अगर 10 न्यूटन और 6 न्यूटन का अगर मैक्सिमम निकाला जाए तो मैक्सिमम रिजल्टेंट जो आने वाला है यहाँ पे, मैक्सिमम रिजल्टेंट आने वाला है 10 प्लस आपका 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 न्यूटन, क्या आ जाएगा, 16 न्यूटन। जबकि आपका मिनिमम देखोगे तो मिनिमम आपका कितना आने वाला है, तो आर मीन जो है वो आएगा हमारा 10 - 6, मतलब आपका 4 न्यूटन। कितना आएगा, 4 न्यूटन, ठीक है। तो अगर रेंज की बात की जाए कि इन दोनों के रिजल्टेंट का जो रेंज आएगा वो रेंज कितना आएगा, तो भाई ये 4 न्यूटन से लेके आपका 16 न्यूटन तक के रेंज में अगर जो आएगा तो वो आपका आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए, अगर हम एक ऑप्शन देख रहे हैं, पहला ऑप्शन, तो आपका क्या है यहाँ पे, 3 न्यूटन। तो क्या ये पॉसिबल है, 3 न्यूटन 10 और 6 का किसी भी कंडीशन में किसी भी एंगल पे आपका 3 न्यूटन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे बोलेंगे नो, ये नहीं होगा। क्या ये बी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बी, क्योंकि 4 न्यूटन है ना। क्या 8 हो सकता है, बिल्कुल 8 आ सकता है क्योंकि रेंज में आ रहा है। 16 न्यूटन भी होगा, ये भी रेंज में होगा। जबकि ये देखो 18 न्यूटन रेंज से बाहर है, तो इसका ये आंसर नहीं हो सकता है ना। 10 और 6 का ये 18 और 3 वाले नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट हमारा, इन द एवर प्रॉब्लम, ऊपर के प्रॉब्लम मतलब अभी भी जो प्रॉब्लम किए थे उसमें, व्हाट विल बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। तो ये तो अभी अभी डिस्कशन किया गया है, ठीक है, कि मैक्सिमम के लिए आपको 0 डिग्री पे क्या कर लेना है, रख के इसको ऐड कर लेना है ए प्लस बी। तो ऊपर में आपका ये 10 न्यूटन था, ये आपका 6 न्यूटन था, तो ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम जो हो गया 16 न्यूटन, ठीक है। उसी तरीके से आपका अगर मिनिमम बात किया जाए तो आर मीन जो आ रहा है वो आर मिनिमम 180 पे आएगा, 180 पे, और ये माइनस बी करोगे तो यहाँ पर 10 न्यूटन आप माइनस क्या कर लोगे, 6 न्यूटन, तो आपका जो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन, ठीक है। तो यही आपका मैक्सिमम हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, है ना। चलो, हम लोगों ने ये क्लास में पढ़ा हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कॉपी एक बार देखोगे क्लियर हो जाएगा, नहीं भी कॉपी देखोगे, अगर क्वेश्चन को देख रहे हो ध्यान से, ठीक है, बातों को समझ रहे हो, तो आराम से आपका कॉपी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट of two forces are respectively 16 Newton and 4 Newton, then the calculate the numerical value of the individual forces। बोल रहा है कौन ऐसा दो फोर्स, कितना कितना दो फोर्स ले जिसका मैक्सिमम आपका 16 आ जाए और मिनिमम 4 आ जाए, ठीक है। तो आपको वैसे आंसर पता है, अभी अभी आप किए हुए हैं कि इसका कितना आना है, तो 10 और अगर आप 6 का पेयर लेते हैं तो उसको मैक्सिमम आप निकालने जाते हैं तो मैक्सिमम कितना आता है, 16, और मिनिमम होता है 4। लेकिन अगर मान लो ये वैल्यू चेंज हो और पेयर आपको डायरेक्ट अंदाजा न लगे तो इसको कैसा सॉल्व करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो है यहाँ पे कर लो कि a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी करते हैं तो ये r हमारा क्या आता है, मैक्सिमम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 16 हो जाएगा। क्या ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। उसी तरीके से सिमिलरली अगर यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम हम जानते हैं, मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी इक्वल टू आर मीन होता है, मिनिमम होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी इक्वल टू कितना, आपका 4 न्यूटन, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, 10th में काफ़ी बार किए हो। तो हम क्या करें, अगर हम क्या करें कि इक्वेशन 1 को ऐड कर दे इक्वेशन 2 में, तो हमको क्या मिल जाएगा, वी गेट, ठीक है, क्या मिल जाएगा हमको बताओ जरा,
तो यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू, चूंकि आप ऐड कर रहे हो तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। तो यहाँ से आप देखो तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। क्लियर है? ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन। अगर ए इक्वल टू 10 न्यूटन है तो आपका बी निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में चले जाइए, आराम से निकल जाएगा। तो अगर फ्रॉम वन से हम देखें तो फ्रॉम वन से क्या हो जाएगा, बताओ जरा। तो ए आप निकाल चुके हो, 10 है प्लस बी आपको निकालना है और ये 16 के इक्वल है। तो यहाँ पे आपका बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 माइनस आपका, ठीक है, 10 ना, 16 माइनस 10, ठीक है, 16 - 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 6 न्यूटन। ठीक है, 6 न्यूटन। तो ए हमारा हो गया 10 न्यूटन और हमारा बी कितना हो गया, 6 न्यूटन। अब देखो अगर इन दोनों को हम मैक्सिमम निकालने जाते हैं, इन दोनों का मतलब सिंपल ऐड करेंगे तो 10 प्लस 6 आपका 16 आ जाता है। और जब आप मिनिमम निकालने जाते हो तो मिनिमम आपका कितना आएगा यहाँ पे, 4 न्यूटन। कितना आएगा, 4 न्यूटन आएगा। क्या ये बात क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आराम से जो है क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए उसको। थोड़ा सा जो है आप लोग का इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लास में भी दूर करवाया गया है इतना। और प्लस में आप एक एक वर्ड को समझिए, हो जाएगा। ठीक है, आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते रहे है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इन द एबव प्रॉब्लम, मतलब अभी भी जो प्रॉब्लम देखे थे उसमें देखिए, व्हाट विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट इफ द टू फोर्स एक्ट एज राइट एंगल टू ईच अदर। तो अगर जो अभी अभी देखे हुए थे जिसका रिजल्ट आप ए का कितना निकाले होते 10 और बी का कितना निकाले हुए थे 6, तो इन दोनों को अगर हम राइट एंगल पे रख दिया जाए, मतलब कि 90 डिग्री पे रख दे, तो कितना आपका रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो बेहद ही आसान है कि 90 पे हमारा क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं सोल्यूशन क्या होता है, बताओ। सोल्यूशन हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है रूट अंडर आपका क्या है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जैसे यहाँ पे देखो आपका कहा जा रहा है कि राइट एंगल पे रखना है, राइट एंगल का मतलब है थीटा इक्वल टू आप कितना कर दो, 90 डिग्री। और ए का वैल्यू आप निकाल चुके थे, तो ए का वैल्यू आपका कितना था, 10, नहीं, ए का वैल्यू कितना था, 10 का स्क्वायर। इधर आपका कितना था, 6 का स्क्वायर। इधर आप लिखोगे 2 × 10 × 6 इंटू कॉस 90। और कॉस 90 जो होता है भाई वो क्या होता है हमारा, जीरो होता है। ये क्या होता है हमारा, ये जीरो हो जाता है। तो आपका पूरा का पूरा ये टर्म जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे अपने को पास जो बचेगा वो 100 इधर, आपका 36 इधर। तो आप देखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 136। ठीक है, तो ये आपका इतने न्यूटन का जो है आपका वहाँ पे रिजल्टेंट हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो रूट 136 को। ठीक है, इसको बताया गया है, किसी का भी रूट जो है निकालना आपको बता दिया गया है। तो आप किसी का भी रूट निकाल सकते हो बेहद ही आसानी से, क्योंकि 10th वाले मेथड से अगर करते हो तो काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है, कई बार यहाँ रूट सॉल्व करके दिया जाता है, तो आपको जो बताया गया है वो मेथड अप्लाई कीजिए, आराम से रूट निकालिए। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं, रीज़न ये है कि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे समझने की जरूरत है। ठीक है, चलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।